ना गोदी मीडिया ना विरोधी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। नमस्कार, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार पर खास कार्यक्रम सवाल 80 करोड़ का। हमने 2 एपिसोड में अलग अलग मसलों पर आपसे बात की। इस बार हमारा सवाल है रेलवे का निजीकरण। देश की 80 करोड़ की आबादी जो गरीबी रेखा या उसके आसपास रहती है, यानी किसी तरह अपनी ज़िंदगी को चलाती है या भारत को चलाने में मदद करती है, उसका असर, उस पर असर जो होगा रेलवे के निजीकरण का, वह बहुत ही घातक होने वाला है। हालांकि सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि सिर्फ हम 151 ट्रेनों को चलाएंगे 109 रूटों पर। यानी उसने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निजीकृत कर रहे, बहुत मामूली कर रहे हैं। 109 रूटों पर 151 गाड़ियां चलाएंगे। यह 2023 तक संभव हो जाएगा। सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन यह निजीकरण का प्रयास रेलवे में पहला नहीं है। इससे पहले क्रम वाइज टुकड़ों टुकड़ों में रेलवे का निजीकरण किया गया है। कभी रेलवे का ट्रैक, कभी रेलवे का यार्ड, कभी रेलवे स्टेशन, कभी IRCTC यानी टिकट काटने की सुविधाएं। यह सब कुछ पहले से निजीकृत है या निजीकृत होने की प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा है। अब यह बिल्कुल नई चीज है जो मोदी सरकार, जैसा कि इतिहास रचने का रिवाज है, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा इतिहास रचते हैं और इस इतिहास में यह है कि रेलवे पहली दफा प्राइवेट ट्रेनें चलाएगा। हाल ही में एक स्पेशल ट्रेन तेजस चलाई थी, जिसकी सफलता असफलता की चर्चाएं आपने खूब सुनी होंगी। हालांकि उसका लेना देना देश की 80 करोड़ आबादी से नहीं था, क्योंकि वह ऊंचे और बड़े लोगों की ट्रेन थी। लेकिन अब सरकार जिस तैयारी में है उसमें बड़ा खतरा है, क्योंकि वह गरीबों की ट्रेनें हैं जिसे निजी किया जा सकता है। आपको याद होगा, आप लगातार, अगर आप कभी परीक्षा दिए हों, कभी परीक्षार्थी रहे हों, कंपटीशन दिए हों, आपको याद होगा हर जगह ट्रेन के बारे में पूछा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश का है रेल का, सबसे ज़्यादा यात्री किस देश के पास हैं। तो इस सारे जवाब के हिस्से में जो टिक मार्क लगता है वो हमारे देश के ऊपर ही लगता है। और आज भी यह सुविधा सिर्फ रेलवे के सरकारी होने के कारण ही है कि सिर्फ 10 रुपये में आप 20 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। आज की भी तारीख में हो सकता है कि इससे सस्ती भी 2-4 जगह ट्रेनें हों। हमारे भारत में साक्षरता को बढ़ाने में, हमारे भारत में यात्राओं को कराने में, प्रवासी मजदूरों को अपनी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वह है रेलवे का। हमारे देश का भविष्य बनाने में, यानी परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षाओं में देश के तमाम हिस्सों से जो गरीब और गुरबा छात्र आते हैं, वो कई दफ़ा बिना टिकट यात्रा करते हैं और वह बिना टिकट यात्रा सिर्फ रेलवे में ही कर पाते हैं। और टीटी भी उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सरकारी है, ये भी बच्चे अपने देश के हैं, कहाँ जाएंगे। यानी इन तमाम सुविधाओं में कर्टेल हो जाएगा, ये तमाम सुविधाएं कट जाएंगी। आइए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो रेलवे के निजीकरण करने वाले लोगों ने हमें उपलब्ध कराई हैं। उन लोगों ने बताया है, बहुत सारी चीज़ें आप सब जानते हैं, लेकिन उन लोगों का यह मतलब अच्छाई है कि उन्होंने हमें एक जगह संग्रहित करके दिया है। जैसे उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही अपनी बातों की शुरुआत में कि इस समय हमारे देश में युद्धोन्माद का माहौल है, चीन और भारत के बीच तनाव है। आप आज के समय से अगर देखें तो अगर रेलवे है और वो सरकारी है, तो किसी भी सैनिक को कहीं जाना है, किसी भी इमरजेंसी में कहीं मूव करना है, तो एक सवाल कहीं से नहीं होता है। सरकारी होने की वजह से मुफ्त में उन्हें तत्काल सभी सेवाओं को रोककर ये सेवाएं दी जाती हैं। लॉकडाउन हुआ है, इस दौर में सरकार के हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये जो परेशानी है इसको अवसर में बदलो। हम लोगों ने, सब लोगों ने सुना। हमारे कई साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई भी हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए वक्त बहुत कठिन है और आप लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी संख्या पूरे देश में 4 करोड़ से बहुत कम है और 45-50 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। आपके बगल जो महिलाएं खड़ी हैं ठेका मजदूर हैं। अगर आप लोग अपनी ताकत को इकट्ठा नहीं करेंगे तो माफ़ करिएगा, आने वाले वक्त में रेल बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब रेल नहीं बचेगी तो आपकी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी। यहाँ से शुरू करना है। इस सरकारों ने इसी आपके राज्य में रेल चलाना शुरू कर दिया निजी।
हमारे आदरणीय रेल मंत्री कह रहे हैं कि हम 150 रेलों को चलाएंगे निजी, यानी अगर निजी चलेगा तो यकीनन हमारी नौकरी जाएगी। तो हम लोगों ने नारा दिया, हमारे एक साथियों ने, हमारे इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया कि रेल बचाओ देश बचाओ। कल को यह अडानी, अंबानी या किसी और सानी की अगर हो जाएंगी तो फिर क्या इजाजत इतना आसान होगा? आप इसका उदाहरण हवाई जहाजों से ले सकते हैं। दूसरा कि अभी कोरोना के अटैक के बाद, मतलब मार्च में जब हमारे यहाँ कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद से जब देश भर के प्रवासियों को पहुंचाने की बात आई, तो आपको ध्यान होगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी पहुंचाने के लिए आगे नहीं आया। दो ही तरह की चीजें इन मजदूरों के इनके घरों तक मरने से बचाने के लिए आगे आई, एक तो रेलवे और दूसरा सरकारी रजिस्टर्ड राज्यों के चलने वाले परिवहन निगम। तो अगर इस उदाहरण से भी देखें, अभी आफत का वक्त है, मौका है समझने का कि एक तरफ तनाव है चीन और भारत के बीच, दूसरी तरफ कोरोना का हमला है 80 करोड़ आबादी पर सर्वाधिक। इन दोनों ही स्थितियों में आप देखें तो रेलवे अगर निजीकृत हो जाएगी तो उसके बाद यह दोनों ही स्थितियां और ज्यादा भयावह हो जाएंगी। और यह कोई नई बात नहीं है। आप सबको याद होगा कि 1991 में जब कांग्रेसी सरकारें थीं और उस समय जब लिबरलाइजेशन यानी निजीकरण, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, तो हमारे देश के बहुतेरे बुद्धिजीवी, अखबारों में लेख लिखने वाले दलाल टाइप लोग जो पूंजीपतियों के दलाल थे, उन्होंने देश की जनता को, देश के आम लोगों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को, गृहिणी महिलाओं को, ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों को, साहबों और साहूकारों को अपने लेख टीवी चैनलों पर बैठ के बकवास कर करके समझाया कि निजीकरण ही इस देश की रीढ़ है, निजीकरण होगा तो इस देश का कल्याण होगा। और ऊपर से दलितवादी कुछ बुद्धिजीवी आए जिन्होंने यह भी बताया कि निजीकरण होगा तो देश के दलितों और वंचितों का उद्धार होगा। कितना उद्धार हुआ है आप सबने देखा है। यह 30-40 साल का अनुभव आपके सामने है, इसलिए अलग से मुझे कोई कहानी, कोई इतिहास, कोई आंकड़ा गिनाने की जरूरत नहीं है। बल्कि रेलवे का जितना निजीकरण हुआ है उसके बाद की हालत देख लें, बसों का निजीकरण हुआ है उसके बाद की हालत देख लें, हवाई जहाजों का निजीकरण हुआ है उसके बाद देख लें, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों का निजीकरण हुआ है बड़े पैमाने पर। सारे नेता जो माफिया हैं, जो मंत्री बने हैं, उनके स्कूल कॉलेज चलते हैं। आप देख लीजिए, पढ़ाई तो महंगी हुई ही है, इसके अलावा प्राथमिक स्तर से लेकर और हायर लेवल पर, मतलब उच्च शिक्षा तक पढ़ाई का जो स्तर गिरा है वह निजीकरण का बहुत साफ उदाहरण है। कुछ चीजें आप समझें, जैसे रेलवे के निजीकृत न होने के कारण हमारे यहां जो जघन्य रोग हैं, जैसे कैंसर है या दिमागी रोग है या उम्र बढ़ जाने पर है, इन सारी स्थितियों में रेलवे छूट देती है 100% से लेके और 75% तक। बुजुर्गों को, बीमारों को, लाइलाज बीमारियों में छूट देती है। क्या निजीकरण के बाद अडानी, अंबानी या कोई तीसरे सानी ऐसा कर पाएंगे? यह जरूर आप सोचें, तभी आप इस पर जनमत बनाएं, क्योंकि आपके जनमत का महत्व है। और जनमत का महत्व आप ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में सिर्फ 5 साल में कई बार आता है। बीच में सिर्फ हम ले हुल्ले करते रहते हैं, हिल्लोले कर ले रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उन 5 सालों में जब मौका आता है, तब आप इन सवालों पर जरा सोचिए कि रेलवे अगर निजीकृत हो जाएगी तो क्या आपके घर बीमार, आपके पिताजी, आपके माँ जब ज्यादा उम्र के हो जाएंगे तो क्या हम उन्हें सस्ती सेवाएं दे पाएंगे? क्या हमारे खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी और तमाम इस तरह के लोग जो इन सेवाओं से जुड़े हैं, उन सबको जो छूट मिलती है, हमारे विद्यार्थियों को जो छूट मिलती है, क्या वह मिल पाएगी? आप ध्यान दीजिए सुविधाओं से। जैसे यहाँ मेट्रो है, मेट्रो में इतने साल हो गए मेट्रो को चलते हुए, तकरीबन 1 दशक से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक विद्यार्थियों को वहाँ पास नहीं जारी हो पाया है। महिलाओं को बसों में मुश्किल से हो पाया है, उसके अलावा कोई पास नहीं। जबकि रेलवे इस देश में कहीं भी कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता हो उसके लिए बहुत कम पैसे में रियायती पास दर उपलब्ध कराती है। उसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग, दूसरी तरह से अपाहिज, इन लोगों को भी उपलब्ध कराया जाता है। यह भी सोचने की बात है। और बड़ी बात यह कि तमाम रेलवे स्टेशनों पर गरीब गुरबा लोगों का जीवन कट जाता है। वह तरह तरह के लोग होते हैं। दूसरा कि किसानों की स्पेशल ट्रेनों में 33% की छूट मिलती है, डॉक्टरों के लिए 10% की छूट है। रेल के टिकट पर आप 100 किलो तक वजन ले जा पाते हैं, वैसे एक्चुअल 40 किलो है शायद। इसकी तकनीक को मैं बहुत ढंग से नहीं जानता। दूसरा कि हजारों लोग हैं,
हजारों हजार लोग हैं जो बहुत मामूली शर्तों पर रेलवे के स्टेशनों पर करोड़ों की संख्या में उनके परिवार जन पलते हैं। क्या यह रेलवे के निजीकृत होने के बाद हो पाएगा? अगर इसको आप समझना हो तो आप हाईवे से समझिए और अस्पतालों से समझिए। जो अस्पताल आपके ही जमीन पर बनाए गए हैं, देश की जनता के ही जमीन पर बनाए गए हैं, आज अगर उन अस्पतालों में आप इलाज कराना चाहते हैं तो आपके लिए असंभव है। आप उनकी चार दीवारियों को छूना तो दूर, उनके गेटों पर अगर आप खड़े हो जाए तो कुत्ते के जौ से आपको भगा दिया जाएगा। इसलिए जब भी आप निजी, चूंकि यह रेल का निजीकरण सरकार ने कहा 109 रूटों पर 151 ट्रेनें हम चलाएंगे, उसमें आपको हो सकता है कुछ आपके जानकार, आपके दोस्त, आपके शिक्षक मिल जाएं जो कहे ये देखो जी, ये तो गिलास को भरे और अधभरे होने का खेल है, आप इस तरह देखिए या उस तरह देखिए, थोड़ा सकारात्मक हो जाइए। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे शिक्षक 1991 से चले आ रहे हैं और हमें यहाँ तक ले आए हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में देश के 80 करोड़ लोगों के बच्चों की एंट्री, चाहे वो दलित हो और चाहे सवर्ण हो, लगभग मुश्किल होती जा रही है। स्थिति यह है कि जो पढ़ाई का जो सीमा तय की गई, जो फीस बढ़ोतरी की गई निजीकृत करने के बाद या अर्ध निजीकृत करने के बाद, वहां आपका जाना संभव नहीं है। देश के दलितवाद पर बात करने वाले, पिछड़ेपन पर बात करने वाले कई सारे लोगों के बेटे और बेटियां अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं क्योंकि वह निजी है, और अशोका यूनिवर्सिटी के 3 साल की बीए की फीस 25 लाख रुपए है। ये तो बहुत दिगर बात है, बहुत दूर की बात है कि कितने 80 करोड़ लोग पढ़ा पाएंगे। यहां तो 100 के 100 करोड़ में से या 130 करोड़ में से 125 करोड़ की भी औकात नहीं है इस देश में जो कि 25 लाख रुपया 3 साल का दे पाए। यानी शिक्षा का जो बहुत अच्छा स्तर है वह जो निजी जगहों में है वहां हम जा नहीं सकते। इसलिए रेलवे अगर स्वर्ग भी बना दी जाए, उसको हवाई जहाज भी बना दिया जाए और देश की बहुतायत जनता, वंचित जनता को, सामान्य जनता को, अब देश के चलाने वाले लोगों को अगर उन रेलवे में घुसने के अधिकार को ही खत्म कर दिया जाए सिर्फ इस आधार पर कि उनकी जेब में, उनके टिटुआ में पैसा नहीं है, तो इस अपराध है। यह लोकतंत्र में अपराध है। 70 सालों के जिस लोकतंत्र के देश के 80-85% आबादी ने खड़ा किया, बनाया, अपने खून पसीने से सींचा, उसके खिलाफ ये धोखा है। तो इसलिए आप खुद सोच लें, समझ लें कि क्या चाहते हैं, क्योंकि रेलवे का निजीकरण सिर्फ आंदोलनकारियों के आंदोलन से नहीं रुकेगा जब तक कि आप बतौर जनता उसके साथ नहीं खड़े होंगे। हम तमाम उन साथियों के शुक्रगुजार हैं आंदोलनकारियों के जिन्होंने हमें ये मटेरियल उपलब्ध कराया है।